स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। आप सभी ने अपने इंग्लिश सब्जेक्ट में अनसीन पैसेज पढ़कर उसके आंसर्स जरूर लिखे होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें बहुत ही स्ट्रगल करनी पड़ती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अनसीन पैसेज को कैसे करें कि उन्हें फुल मार्क्स मिल सके। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप अनसीन पैसेज में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ डूज एंड डोंट्स मैं बताऊंगी जिन्हें आपको फॉलो करना होगा। अनसीन पैसेज को सही तरीके से करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ना पड़ेगा और स्मार्ट तरीके से इसको करना होगा। इसको करने के लिए आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे 3 स्टेप्स को इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है। स्टेप्स तो हम ये फॉलो करते हैं अभी भी, लेकिन हम गलत तरीके से करते हैं। अब आपको सीक्वेंस ऐसे फॉलो करना है जैसे मैं बता रही हूँ। सबसे पहला स्टेप है रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। जी हाँ, पहले हमें पैसेज को नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और क्वेश्चंस को पढ़ के ये नहीं कि दिमाग में कोई टेंशन ले आओ, सिर्फ आपको उन क्वेश्चंस को माइंड में रखना है बस। उसके बाद हम पढ़ेंगे पैसेज को। अभी तक हमें क्या सिखाया गया था कि पैसेज को पहले पढ़ना है। और अगर पैसेज में आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दिखते हैं जो कि आपने क्वेश्चंस में भी पढ़े थे, तो आप उनको मार्क कर दीजिए, हल्का सा कुछ पॉइंट लगा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे ज्यादा लिखना तो अलाउड होता नहीं है। तो अपने कुछ शॉर्टकट्स बना के आप उसको मार्क कर लीजिए कि यही चीज हमने क्वेश्चन में भी पढ़ी थी और यही चीज यहाँ पर पैसेज में भी पढ़ी है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा थर्ड स्टेप जो कि है आंसर लिखना। अब आंसर लिखने में क्या अलग करना है? टू द पॉइंट आंसर लिखना है। फालतू की बातें बिल्कुल नहीं लिखनी, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक एक नंबर के होते हैं जनरली। इसलिए जो बात क्वेश्चन में पूछी जा रही है सीधे सीधे बस उसका जवाब लिखो। अब ये है हमारी डोंट्स वाली लिस्ट, क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है। ठीक है, जब हम किसी पैसेज को पढ़ते हैं तो वहां पर जितने भी नए शब्द हमें दिखाई देते हैं या जो बड़े बड़े होते हैं और जिनका मीनिंग हमें मालूम ही नहीं है, हम उन्हें देखकर डर जाते हैं। तो आपको सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग मालूम होना जरूरी नहीं है। जिन वर्ड्स को क्वेश्चंस में मेंशन किया जा रहा है केवल उनका मीनिंग जानने की कोशिश कीजिए, बाकियों को छोड़ दीजिए। तो आप पूछेंगे कि मैम जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं और वो वर्ड्स हमें नहीं आते, उनका मीनिंग नहीं आता, सिनोनिम नहीं आता या एंटोनिम नहीं आता, तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए आप उसी सेंटेंस को दोबारा पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर वहां से भी समझ नहीं आ रहा है तो आप उससे एक पहले वाला और एक बाद वाला सेंटेंस भी पढ़ेंगे, तो आपको उसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। वहां से जनरलाइज करने की कोशिश कीजिए कि इस शब्द का क्या मतलब हो सकता है। दूसरी बात, एक ही क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा टाइम हमें नहीं लगाना है। जब हम किसी क्वेश्चन पे बहुत ही ज्यादा देर लगा देते हैं फिर तो हमें उसका जवाब मिलता ही नहीं है। तीसरी बात, स्पेलिंग की गलतियां मत करो। स्पेलिंग की गलतियां करने से बहुत ही गलत इंप्रेशन आपका पड़ता है टीचर पर। स्पेलिंग सामने लिखी हुई है पैसेज में से, वहां से देखकर सही स्पेलिंग लिखो। चौथी बात, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचो। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अगर आपकी छोटी मोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो उसको अनसीन पैसेज में इग्नोर कर दिया जाता है, टीचर आपके उसके मार्क्स नहीं काटेंगे। सिर्फ आपका पॉइंट ठीक होना चाहिए। तो इन बातों को याद रखिए। जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया है उसको आपको फॉलो करना है कि पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उसके बाद पैसेज पढ़ना है और उसके बाद आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, अब इन चीजों को समझने के लिए हम एक पैसेज भी यहाँ पर पढ़ेंगे आपके साथ ही, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और इस वीडियो के बीच में मैं आपको उसी पैसेज से रिलेटेड एक स्टूडेंट की आंसर शीट भी दिखाने वाली हूँ, ताकि आपको ये पता लग जाए कि इस स्टूडेंट ने क्या गलतियां की हुई हैं, उसके मार्क्स क्यों कटे हैं। उसकी गलतियों से सीखकर आप अपने एग्जाम में ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आज यहाँ पर कोई भी बेसिक अनसीन पैसेज लेने की बजाय हम एक एडवांस्ड अनसीन पैसेज ले रहे हैं। इसका क्या मतलब है? एडवांस्ड अनसीन पैसेज ऐसे हैं जो कि एवरेज से थोड़े टफ हैं और ज्यादातर ये हमारे इंग्लिश ऑथर्स के द्वारा लिखे जाते हैं, इसीलिए हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को इन्हें समझने में थोड़ी परेशानी आती है। लेकिन जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप इसे भी आराम से कर पाएंगे, क्योंकि ये जो एडवांस्ड अनसीन पैसेज होते हैं इनका सिर्फ पैसेज दिखने में मुश्किल होता है, लेकिन इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और फैक्ट बेस्ड होते हैं। तो उसे आप इजीली पैसेज पढ़कर लिख सकते हैं। तो पैसेज हमारे सामने है, लेकिन पैसेज हमें नहीं पढ़ना है, हमें पहले इसके क्वेश्चंस पढ़ने हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाई डिड द नरेटर नॉट लाइक द आइडिया ऑफ अ रीडिंग प्रिस्क्रिप्शन इनिशियली। इनिशियली नरेटर को रीडिंग प्रिस्क्रिप्शन का आइडिया पसंद क्यों नहीं आया?
Second question. State any one trait of the writer that is evident from para 2 and provides a reason for your choice. इस क्वेश्चन से ये पता लग रहा है कि पैरा 2 में राइटर की कोई क्वालिटी बताई जा रही होगी, उसे हमें बताना है और उसका रीजन भी देना है. थर्ड क्वेश्चन कहता है हाउ डिड द नरेटर रिएक्ट टू द लिस्ट ऑफ बुक्स गिवन टू हर. अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि नरेटर को जो लिस्ट ऑफ बुक्स दी गई थी उस पर उसने कैसे रिएक्ट किया, और नरेटर जो है वो एक लेडी है. ठीक है, तो हमें पता लग गया कि इस पैसेज में कुछ बुक्स के बारे में बात की जाएगी. फोर्थ क्वेश्चन कहता है व्हाई डिड द नरेटर से दैट अ बुक मस्ट डू समथिंग टू द रीडर. नरेटर ने ऐसा क्यों कहा कि बुक जो है वो रीडर को कुछ करे, उसे कुछ करना चाहिए. फिफ्थ क्वेश्चन कहता है रीराइट द गिवन सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन फ्रेज विद अनदर वन फ्रॉम पैरा 2. यहाँ पर ये अंडरलाइंड है हमारा टू एंड फ्रो, और इसको पैरा 2 से रिप्लेस करना है. सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज द यूज ऑफ द फ्रेज वन ऑन वन सेशंस सजेस्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ लैप्स्ड रीडर. ये जो फ्रेज है वन ऑन वन सेशंस, इसका क्या मतलब है लैप्स्ड रीडर के लिए. ठीक है, तो जब हमारे पैसेज में ये सब वर्ड्स आएंगे हम ध्यान रखेंगे. सेवेंथ क्वेश्चन कहता है सिलेक्ट अ सुटेबल फ्रेज फ्रॉम पैरा 1 टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अप्रोप्रिएटली. आई डैश दीज नॉवेल्स इन द स्टोर रूम, वुड यू लाइक टू रीड देम. तो ये हमें पैरा 1 में इसका आंसर मिलेगा. एट्थ क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द नरेटर्स व्यू पॉइंट बिहाइंड एला बर्थॉर्स चॉइस ऑफ द गाइड बाय आर के नारायण फॉर हर. एला बर्थवर्ड ने उनके लिए द गाइड क्यों चूज करी. तो जब भी जहां पर भी मेंशन आएगा पैसेज में द गाइड के बारे में, हम उसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं. लास्ट क्वेश्चन है एनालाइज व्हाई डज द नरेटर सपोर्ट बिब्लियोथेरेपी. तो सिर्फ इन क्वेश्चंस को ही पढ़ के मुझे कुछ बातें तो समझ में आ गई कि ये जो हमारा पैराग्राफ है ये बुक्स के बारे में है, बिब्लियोथेरेपी के बारे में है. ये जो आपको सामने दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको sshout.com पर मिल जाएंगे. आप वहां जाकर सर्च बॉक्स में लिखिए बिब्लियोथेरेपी. यहाँ पर हमने आपको टॉगल कीज दी हुई है. टॉगल कीज मतलब यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे आपको आंसर पहले से नहीं दिखेगा, आपको इस की को ओपन करना पड़ेगा शो आंसर से, तब आपको आंसर विजिबल होगा. इसका फायदा ये है कि आप अपना आंसर खुद लिख के उसके बाद इसको चेक कर सकते हैं. अब हम अपने पैसेज पर आ गए हैं. पैसेज कहता है Several years ago, I was given as a gift a remote session with a bibliotherapist at the London headquarters of the School of Life. I have to admit that at first I did not really like the idea of being given a reading prescription. आपको याद है क्वेश्चन में कुछ ऐसा था कि why she did not like the idea of the reading prescription initially, तो उसका जवाब हमें यहीं पर ही मिलेगा. हमें इसकी ये पहली दूसरी लाइन पढ़ते ही पता लग गया कि ये एडवांस्ड अनसीन पैसेज है, क्योंकि ये किसी इंग्लिश ऑथर का है. ये लंदन हेडक्वार्टर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं. उसके बाद भी यहाँ पर कुछ फॉरेन नेम्स आ रहे हैं, वर्जीनिया वूल्फ, इस टाइप के. तो इस टाइप के पैसेजेस में जनरली इंग्लिश जगहों के नाम आते हैं, इंग्लिश लोगों के नाम आते हैं, जिसे देखकर हम लोग घबरा जाते हैं. लेकिन आपको घबराना नहीं है, थोड़ी सी कॉमन सेंस अप्लाई करनी है बस. I have generally preferred to mimic Virginia Woolf's passionate commitment to serendipity in my personal reading discoveries, delighting not only in the books themselves but in the randomly meaningful nature of how I came upon them on the bus after a breakup or in a backpacker's hostel in Damascus. तो यहाँ से हमें उस वाले सवाल का अपना जवाब मिल गया. अभी इस थर्ड वाली लाइन को पढ़ते ही हमें पता लग रहा है कि इनिशियली उनको ये रीडिंग प्रिस्क्रिप्शन वाला आइडिया क्यों नहीं पसंद आया था, क्योंकि नरेटर यहाँ पर कह रही हैं कि उन्हें वर्जीनिया वुल्फ जो कि कोई ऑथर होंगे वो उन्हीं की नकल करती थी. मतलब वो ये चाहती थी कि मैं अपनी रीडिंग डिस्कवरीज खुद ही करूं. तो बस ये आपका सीधा सा जवाब होगा. और उन्हें इस बात में मजा आता था कि वो कोई पर्टिकुलर बुक उन्हें कैसे मिली, कब मिली. किसी बस में मिली, जब वो ब्रेकअप के बाद जा रही थी तो उनका मन बड़ा उदास था और ऐसे ही बुक उठाई, वो पढ़ी, उन्हें अच्छी लगी. But the session was a gift and I found myself unexpectedly enjoying the initial questionnaire about my reading habits that the bibliotherapist Ella Berthold had sent me. अब यहाँ से आपको पता लग गया कि एला बर्थॉट जो है इनकी बिब्लियोथेरेपिस्ट है. बिब्लियोथेरेपिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि बुक्स प्रिस्क्राइब करके आपको थेरेपी देता है, आपको ठीक करने के लिए, स्पेशली फ्रॉम मेंटल इलनेसेस. मैं यहाँ पर आप लोगों को पूरा पैसेज इसलिए समझा रही हूँ ताकि जिन स्टूडेंट्स को थोड़ी सी परेशानी होती है उन्हें क्लियर हो सके. जिन लोगों को क्लियर है वो सीधा अपने क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर ढूंढकर और अपने थर्ड स्टेप को पूरा कर सकते हैं, अपने आंसर्स लिख सकते हैं. सेकेंड पैराग्राफ. सेकेंड पैराग्राफ के लिए स्पेशली हमारे से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑथर का कौन सा ट्रेट आपको वहां पर पता लग रहा है, कौन सी क्वालिटी. तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर.
We had some satisfying back and forths over email, and when she sent the final reading prescription, it was filled with gems, none of which I had previously read. एक हमसे क्वेश्चन पूछा था कि उन्होंने टू एंड फ्रो की बजाय बोला था कि कौन सा वाला फ्रेज आना चाहिए, तो बैक एंड फोर्थ वहां पर आ सकता है। टू एंड फ्रो, जैसे हम झूला झूलते हैं, आगे गए पीछे आए, वही चीज बैक एंड फोर्थ में उसका सिनोनिम है, तो वो वहां पर आ जाएगा। और ये देखिए, ये यहाँ पर कह रही है कि हमारी ईमेल पर कई बार बात हुई, कि मैंने ईमेल भेजी, उन्होंने जवाब दिया, फिर इस तरीके से चलता रहा। और जब उन्होंने फाइनल रीडिंग प्रेस्क्रिप्शन भेजी, इट वाज फिल्ड विद जेम्स, वो बहुत ही अच्छी थी, और उनमें से कोई भी किताब मैंने पहले नहीं पढ़ी थी। द गाइड बाय आर के नारायण, अ लवली स्टोरी अबाउट अ मैन हु स्टार्ट्स हिज वर्किंग लाइफ एज अ टूरिस्ट guide at the train station in Malgudi, India, but then goes through many other occupations before finding his unexpected destiny as a spiritual guide. और कह रही हैं कि उस लिस्ट में जो बुक थी आर के नारायण की, द गाइड, वो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, जिसमें बताया गया कि एक इंसान किस तरीके से एक टूरिस्ट गाइड से होता हुआ कई तरीके के अपने काम धंधे या ऑक्यूपेशंस को बदलता हुआ एक स्पिरिचुअल गाइड बन जाता है। शी हैड पिक्ड इट बिकॉज शी होप्ड इट माइट लीव मी फीलिंग स्ट्रेंजली एनलाइटेंड। उसने उसको क्यों चूज किया? The Gospel According to Jesus Christ by Jose Saramago, Henderson the Rain King by Saul Bellow, and Siddhartha by Hermann Hesse were among other prescribed works of fiction and some non-fiction too, such as The Case for God by Karen Armstrong and some by the neuroscientist David Eagleman, a short and wonderful book about possible afterlives. ये इसमें इतने सारे बड़े बड़े वर्ड्स आ रहे हैं, इनको देख के घबराना नहीं है, ये सिर्फ बुक्स के और ऑथर्स के नाम है। तो वो यहाँ पर कुछ फिक्शन और नॉन फिक्शन उन्होंने बुक्स गिनाई हैं, जो जो उनकी लिस्ट में उन्हें दी गई थी, और बता रहे हैं कि ये सब बड़ी अच्छी बुक्स थी। तो ये पूरे के पूरे सेकंड पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमें ऑथर के बारे में क्या पता लगा, क्योंकि ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो ऑथर के बारे में हमें ये पता लग गया कि शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, या फिर शी वॉज अ रेगुलर रीडर। और उसने शुरू में कहा कि वो जो लिस्ट उसे दी गई थी वो बहुत ही अच्छी थी, इट वॉज फिल्ड विद जेम्स। और दूसरी बात उसने ये कही कि इसमें से उसने कोई भी नहीं पढ़ी थी। तो ये बात वही इंसान कहेगा ना जिसने ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं। तो इसका मतलब शी वॉज अ रेगुलर रीडर, एंड शी वॉज इंटरेस्टेड इन रीडिंग इवन मोर बुक्स and wanted to feel the effect of books on herself. I worked my way through the books on the list over the next couple of years at my own pace, interspersed with my own discoveries. अब वो कह रही है कि मैं अपने हिसाब से अपनी स्पीड से इन बुक्स को पढ़ती रही। I am fortunate enough to have my ability to withstand terrible grief untested. A book may be a stimulant or a sedative or an irritant or a soporific. वो कह रही है एक बुक जो है वो एक स्टिमुलेंट भी हो सकती है, आपको उकसा सकती है, सेडेटिव भी हो सकती है, आपको आदत डाल देगी उसकी, इरिटेंट, उसको पढ़ के आप बड़े इरिटेट भी हो सकते हो, चिढ़ सकते हो, और या सोपोरोफिक, जिसको पढ़ के आपको नींद आ जाए। द पॉइंट इज दैट इट मस्ट डू समथिंग टू यू एंड यू वांट टू नो व्हाट इट इज। लेकिन असली बात यह है कि बुक आपको कुछ करे, इट मस्ट डू समथिंग टू यू। ध्यान आया, ऐसा ही क्वेश्चन में भी कहा गया था। एंड यू वांट टू नो व्हाट इट इज, और जो वो आपको कुछ कर रही है, आपको गुदगुदी कर रही है, कहीं पिंच कर रही है, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो ऑथर ने ये क्यों कहा है कि द बुक मस्ट डू समथिंग टू यू? तो इसका क्या जवाब होगा? तो जो बुक्स होती हैं वो हमारे ऊपर किसी ना किसी तरीके से असर छोड़ती हैं। अगर हम उस असर को फील करते हैं तभी उस बुक को पढ़ने का असली मकसद हमारा पूरा होता है, और यही चीज नरेटर यहाँ पर कहना चाहती है। इसका जवाब ये कैसे लिखेंगे, तो आपको मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर इसका आंसर पढ़ सकते हैं। Today, bibliotherapy takes many different forms, from literature courses run for prison inmates to reading circles for elderly people suffering from dementia. इन सब लाइंस का हमारे क्वेश्चन से वैसे कोई रिलेशन नहीं है, पर वो कह रहे हैं बिब्लियोथेरेपी कई तरीके के फॉर्म्स अब लेती जा रही है। इसे प्रिजनर्स को भी पढ़ाया जाता है, और ऐसे लोगों को भी जो डिमेंशिया के शिकार हैं, दिमागी बीमारी के। Sometimes it can simply mean one-on-one or group sessions for lapsed readers who want to find their way back to the enjoyment of books. ये वन ऑन वन वाला सेशन वाला भी कुछ क्वेश्चन आया था ना, तो ये कह रहे हैं कि कई बार लैप्स्ड रीडर्स के लिए वन ऑन वन या ग्रुप सेशंस भी रखे जाते। तो क्वेश्चन ये था कि लैप्स्ड रीडर्स के लिए वन ऑन वन सेशंस का क्या मतलब है।
लैप्स्ड रीडर, लैप्स मतलब किसी चीज में पीछे छूट जाना, तो जो अपनी रीडिंग हैबिट्स में या रीडिंग प्रिस्क्रिप्शन को पूरा नहीं कर पा रहे, उसमें छूट गए हैं, उनके लिए वन ऑन वन सेशंस रखे जाते हैं। मतलब डायरेक्टली उनको एक एक जने को टारगेट करके, जैसे कोई बच्चा अगर पढ़ाई में पीछे छूट जाता है तो मैम क्या करती है, मैम डायरेक्टली उसके साथ सेशन रखती है अलग से। चलिए फोर्थ पैराग्राफ देखते हैं। फॉर ऑल एविड एंड डेडिकेटेड रीडर्स हु हैव बीन सेल्फ मेडिकेटिंग विद ग्रेट बुक्स देयर एंटायर लाइव्स, it comes as no surprise that reading books can be good for your mental health and your relationship with others. वो कह रहे हैं कि जितने भी जो रीडर्स हैं जो अपने आप को सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं बुक्स को पढ़कर, यानी कि अपने आप को ठीक रख रहे हैं, अपनी फिजिकल और मेंटल वेलनेस का ध्यान रख रहे हैं, उन्हें ये चीज मालूम है, उनके लिए कोई सरप्राइज नहीं है कि बुक्स पढ़ना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए और आपकी रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। बट एग्जैक्टली व्हाई एंड हाउ इज नाउ बिकमिंग क्लियरर थैंक्स टू न्यू रिसर्च ऑन रीडिंग्स इफेक्ट ऑन द ब्रेन। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब हमें पता लग गया कि ये क्यों होता है और कैसे होता है किसी रिसर्च के द्वारा। A 2011 study published in the Annual Review of Psychology based on analysis of MRI brain scans of participants showed that when people read about an experience, they display stimulation within the same neurological region as when they go through that experience themselves. यानी कि उस रिसर्च में क्या था कि कुछ लोगों के ब्रेन का एमआरआई किया गया, तो ये पता लगा कि जब लोग किसी एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ते हैं तो वो उनके दिमाग के एक पर्टिकुलर एरिया में उसी तरीके का स्टिमुलेशन छोड़ता है जैसा कि अगर वो इंसान उस एक्सपीरियंस से खुद ही गुजर रहा है तो। यानी कि आप किसी चीज को खुद से महसूस कर रहे हैं या उस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका इफेक्ट आपके ब्रेन पर सेम होता है। ठीक है, तो ये भी हमें पता लग गया। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो हमें बिल्कुल डायरेक्टली मिल गए थे, जिनके नहीं मिले उनको हम पढ़ के अब ठीक से समझेंगे कि कहाँ पर हमें कैसा करना है। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आप इनको पढ़िए, समझिए, और अगर किसी क्वेश्चन को करने में आपको परेशानी होती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और जो आज मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हैं अनसीन पैसेज को करने के लिए, उसको फॉलो कीजिए, तो आप अपने एग्जाम में जरूर अनसीन पैसेज में फुल मार्क्स स्कोर करेंगे। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।